हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पे 31,277 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब इनका पदस्थापन होना है, यानी इनको विद्यालय आवंटित होना है। लेकिन दोस्तों, उसका नियम है, उसका कानून है, उसकी अपनी गाइडलाइंस हैं। तो दोस्तों, आज आपको एक एक बिंदु हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, जो नए नियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें जिज्ञासा है, कौतूहल है कि हमें किन नियमों के संगत विद्यालय आवंटित होगा। तो दोस्तों, शासनादेश के आलोक में हम बिल्कुल आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन से वो नियम कार्य करेंगे जिसके तहत आपको नया स्कूल मिलेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए आते हैं वीडियो पे। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आते हैं दोस्तों वीडियो पे। दोस्तों, ये लेटर है, इसके प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा परिषद से ये पत्र जारी हुआ है और इसकी संख्या 10634-10954 2020-21 दिनांक 22 अक्टूबर 2020। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 सहायक अध्यापकों की तैनाती के संबंध में। तो दोस्तों, ये जो शासनादेश है यही पूरा क्लियर करेगा कि आपकी तैनाती विद्यालयों में कैसे होनी है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष नवचयनित 31,277 सहायक अध्यापकों की तैनाती अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 और उसे अद्यतन संशोधित किया है 2010 में एवं तद विषयक निर्गत शासनादेश के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में की जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि किसी भी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में चिन्हित छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार ही अध्यापकों की तैनाती की जाए। किसी भी स्थिति में नवचयनित नवनियुक्त अध्यापकों की तैनाती ऐसे विद्यालयों में नहीं की जाएगी जहां पहले से ही आरटीई नियमावली 2011 के मानकों के अनुरूप अध्यापक तैनात है। दोस्तों, जहां पे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पीपल टीचर रेशियो यानी पीटीआर मौजूद है, वहां पे आप नहीं जा पाएंगे। 31,277 नवनियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में पदस्थापना की कार्यवाही निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी। पहला बिंदु है 31,277 अध्यापकों के विद्यालय पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 और उसे अपडेट किया गया है 2010 में एवं तद विषयक निर्गत शासनादेशों के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। यहाँ पे नोटिसेबल है, आपकी तैनाती ऑनलाइन माध्यम से होगी। दूसरा बिंदु है नवनियुक्त अध्यापकों की तैनाती निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 में विहित छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार की जाएगी। तो पीपल टीचर रेशियो, जिसे हम पीटीआर कहते हैं, उसी के अनुसार तैनाती होनी है। तीसरा बिंदु है नवनियुक्त अध्यापकों की तैनाती छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे विद्यालयों में नहीं की जाएगी जहां पूर्व में से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के अनुरूप शिक्षक तैनात है। अब अध्यापकों का चिन्हांकन कैसे होगा? पहला बिंदु है कि सहायक अध्यापक तैनाती नियमावली 2008, जिसे संशोधित किया गया है 2010 में, के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, आरोही क्रम आप जानते हैं कम गुणांक से ज़्यादा, अवरोही क्रम का मतलब होता है ज़्यादा से कम की ओर। आरोही को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जिसका गुणांक ज़्यादा रहेगा पहले वो, उससे कम जिसका रहेगा वो। तो अवरोही क्रम में पहले पुरुष और महिला दिव्यांग की सूची बनेगी और उसी क्रम के अनुसार किया जाएगा। फिर दूसरा, सहायक अध्यापक भर्ती में प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला अध्यापकों
की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। अब महिला जो जितनी भी शिक्षिकाएं हैं उनकी भी पहले हाईएस्ट ऑर्डर से लेकर के लोएस्ट ऑर्डर की मेरिट बनेगी। अब पहली प्राथमिकता हाईएस्ट जो नंबर पाएगा उसको दी जाएगी। विशेष आरक्षण की महिला अध्यापिकाएं गुणांक के क्रम के आधार पर सूची में सम्मिलित होंगी। अब नवनियुक्त पुरुष अध्यापकों के विद्यालय पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अपडेट हुआ है 2010 के प्रस्तर 7 के अनुसार की जाएगी। उसका जो पैरा 7 है उसके अनुसार की जाएगी। गुणवत्ता अंक अगर मान लीजिए 2 के समान हो गए तो अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जाएगी। आयु समान होने पे की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में दिया जाएगा। तो अगर एज सिमिलर हो गई तो अल्फ़ाबेट A to Z में जो अल्फ़ाबेट रहेगा उस वर्णमाला के अक्षर के क्रम में जो पहले आया रहेगा उसी को दिया जाएगा। चलिए विद्यालयों का चिन्हांकन, तो अध्यापक का चिन्हांकन हो गया। अब विद्यालयों का चिन्हांकन RTE 2011 के मानकानुसार छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर आवश्यकता अनुसार विद्यालय का चिन्हांकन किया जाएगा। अब आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन UDICE पर उपलब्ध दिनांक 30 सितंबर 2020 किन स्कूलों में आपको जाना है। हमारे तमाम ऐसे नवनियुक्त शिक्षक भाई बहन हैं जो ये कयास लगाए हैं कि हम बिल्कुल एकदम जिला मुख्यालय के पास वाले विद्यालय में चले जाएं। तो दोस्तों आपको हो सकता है कि ये बात अच्छी ना लगे आपको, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यथार्थवादी चिंतन यही कहता है, रियलिस्टिक थिंकिंग, कि 30 सितंबर 2020 की जो छात्र संख्या है उसी के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है, जो के अनुसार नियमावली 2008 के अनुसार विकासखंड में विद्यालयवार वैकेंसी तैयार की जाएगी। अब 30 सितंबर 2020 में जो बच्चों की संख्या है वो मानक बनेगा। किसी विद्यालय में जो बच्चों की संख्या 30 सितंबर 2020 की है, मान लीजिए किसी विद्यालय में 150 बच्चे पंजीकृत हैं तो वहाँ 5 शिक्षक जाएंगे। अब वो बगल के पास का विद्यालय आपका हो सकता है, आपके मुख्यालय के पास का, दूर भी हो सकता है। आप लकी हैं, आपकी मेरिट हाई है कि आपको पास का मिल जाए। तो विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहाँ ये बात हो रही कि रिक्त पद जो हैं, खाली पद हैं किसी भी विद्यालय में, तो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को शिक्षक की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, यानी उनको काउंट नहीं किया जाएगा। 30 यानी 60 बच्चे हैं और वहाँ शिक्षा मित्र अनुदेशक काम कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो विद्यालय खाली है, वहाँ 2 शिक्षक जाएंगे। सर्वप्रथम शिक्षक चिन्हित विद्यालय की सूची अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम शिक्षक चिन्हित विद्यालयों की सूची, तो इसमें भी जो चिन्हित विद्यालय हैं दोस्तों उनकी सूची आरोही क्रम में, यानी जेड से शुरू करके विद्यालय की सूची A के क्रम में आएगी। एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तैयार की जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एकल विद्यालयों की भी सूची तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय की सूची PTR के आधार पर, यानी पेरेंट टीचर रेशियो के आधार पर अवरोही क्रम में एवं PTR समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तैयार की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अब कैसे होगी। दिव्यांग महिला एवं दिव्यांग पुरुष की गुणवत्ता अंक के आधार पर तैयार सूची के आधार पर सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को वेटेज दिया जाएगा, उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। दिव्यांग पुरुष को गुणवत्ता अंक के आधार पर तैयार सूची के अनुसार उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। महिला अध्यापिकाओं को गुणवत्ता अंक के आधार पर तैयार सूची के अनुसार उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो जैसे महिला अध्यापिकाएं हैं उनकी जैसे गुणवत्ता अंक का मतलब मेरिट। पुरुष अध्यापकों को सहायक अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के अनुसार रोस्टर तैयार कर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष एवं अन्य महिला अध्यापिकाओं हेतु विद्यालय आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रक्रिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापिकाओं से विकल्प प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार संलग्न सूची 31,277 अध्यापकों का दिव्यांग महिला एवं पुरुष का संख्यात्मक विवरण के आधार पर समय सारणी टाइम स्लॉट दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए तैयार की जाएगी तथा विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित को अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों विज्ञप्ति निकलेगी कि दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष कब काउंसलिंग कराएंगे। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, पेपर में निकलेगा
कि जनपद प्रतापगढ़ में जब काउंसलिंग होगी तो उसमें दिव्यांग महिला कब जाएंगे, दिव्यांग पुरुष कब जाएंगे, ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग महिला अध्यापिकाओं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थानीय अनुमन नहीं होगा। कोई भी दिव्यांग है जिसे समस्या है उसको साक्षात सशरीर वहाँ पे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। किसी अन्य को आप प्रेजेंट नहीं करेंगे। अब संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं को नियुक्ति पत्र एवं अपनी पहचान हेतु वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा। जब भी आप आइए काउंसलिंग के लिए, यानी विद्यालय आवंटन की काउंसलिंग के लिए, आप अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ आपको आना बहुत जरूरी। एक आईडी जरूर लेके आइए। आगे चलते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापक अध्यापिकाओं की गुणांक के आधार पर पंजिका अवरोही क्रम में पहले से ही तैयार करके रखेंगे। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला अध्यापिकाओं की तैयार की जाएगी। तो ये अवरोही क्रम में यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑलरेडी मेरिट तैयार रहेगी। उसमें जो ये मेरिट तैयार होगी उसमें जो दिव्यांग महिला रहेंगी, दिव्यांग पुरुष और जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनकी हाईएस्ट टू लोअर मेरिट तैयार रहेगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, जन्म तिथि एवं उपस्थित होने का समय भी अंकित किया जाएगा तथा संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। दिव्यांग या महिला अध्यापिकाओं को गुणांक एवं उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ परेशान न हो, काफ़ी महिला अध्यापिकाएँ जो नियुक्त हुई वो परेशान हैं। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिव्यांग और महिला अध्यापिकाओं को गुणांक के और उनके विकल्प जो विद्यालय खाली रहेंगे वो वहाँ पे आपको पता चलेंगे कि किस विकासखंड में कौन सा स्कूल खाली है। तो उसी के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी तथा अनुपस्थित अध्यापक अध्यापिकाओं को जो समय से उपस्थित नहीं हुए हैं को छोड़ते हुए उनके नीचे के अध्यापकों को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। यह समस्त कार्यवाही पंजिका में अंकित उनके गुणांक के अवरोही क्रम के आधार पर अध्यापक अध्यापिकाओं की सूची के क्रम में की जाएगी। यदि कोई अध्यापक अध्यापिका ने पंजिका में अपने हस्ताक्षर किए हैं को विद्यालय आवंटन हेतु अवसर प्रदान किए बिना उससे कम गुणांक वाले अध्यापक अध्यापिका को विद्यालय आवंटन किसी भी दशा में किया जाएगा। तो हाईएस्ट टू लोअर जो मेरिट है उसमें सिग्नेचर करने के बाद ही दूसरे को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मौका दे दिया जाए। यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग महिला एवं पुरुष एवं महिला अध्यापिका अपने निर्धारित दिनांक को निर्धारित टाइम स्लॉट में अपने क्रम में उपस्थित होते हैं तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाइम स्लॉट में सबसे बाद में दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये दिया जा रहा है कि यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग महिला एवं पुरुष एवं महिला अध्यापिका अपने निर्धारित दिनांक को निर्धारित टाइम स्लॉट में अपने क्रम में के बाद उपस्थित होते हैं, आपको जिस दिन और जिस समय पर बुलाया गया है आप नहीं आते हैं तो आप फिर सबसे अंत में आपको मौका मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में अगले दिन भी उनको विकल्प देने का यह दिन निर्धारित, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप समय पे नहीं आते हैं तो आपको उस दिन सबसे बाद में मौका दिया जाएगा। यदि आप उस तिथि को नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में अगले दिन भी विकल्प देने का अवसर सबसे बाद में दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको अपने तिथि पे और अपने टाइम स्लॉट पे ही आना है। आगे चलते हैं। समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ माननीय जिला अधिकारी के निर्देशन में अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अपडेट हुई है 2010 में प्राविधानिक तैनाती समिति द्वारा ऑनलाइन कराई जाएगी। काउंसलिंग एवं विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने हेतु माननीय जिला अधिकारी द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामित भी किया जाएगा, जिनके पर्यवेक्षण में तैनाती समिति द्वारा नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुए समस्त कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय पदस्थापना की समस्त कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11198/2020 राम शरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय में योजित होने वाली याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन होगा। तो ये पूरी की पूरी भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोस्तों विभिन्न ग्राउंड पे अभी भी यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ ये बात कही गई है कि ये भर्ती अभी भी जो वहाँ पे केसेस चल रहे हैं वो केसेस में फाइनल अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो उस वर्डिक्ट को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती पूरी तरीके से मान के चलिए कि अभी एकदम कोर्ट से फ्री है,
यानी कोर्ट के शिकंजे में ये भर्ती अभी भी है। आगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर 2020 के निर्देशों एवं अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 जिसे अपडेट किया गया है 2010 व तद विषयक निर्गत शासनादेश के अनुरूप में कराया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। अब आगे हम आपको ले चलते हैं। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ये जो लेटर है वो प्रताप सिंह बघेल जी का है। आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। अब जनपद में हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नेम है और दिव्यांग वुमेन है, दिव्यांग मेन है, अदर वुमेन है, अदर मेन है और टोटल है। अब प्रतापगढ़ की तरफ आपको ले चलते हैं। जनपद प्रतापगढ़ की स्थिति में आप ये मान के चलिए दोस्तों, ये प्रतापगढ़ आ गया। प्रतापगढ़ में दिव्यांग वुमेन 9 हैं और दिव्यांग मेन जो हैं 23 हैं। अब अदर वुमेन जो है, जो कि दिव्यांग नहीं है, वो 388 महिलाओं का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और 756 पुरुषों का हुआ है। तो कुल मिला के जनपद प्रतापगढ़ में 1176 शिक्षक नवनियुक्त हुए हैं, जिनको दोस्तों विद्यालय का आवंटन होना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर किया होगा और आपके कौतूहल और जिज्ञासा को भी कहीं ना कहीं शांत किया होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, पूरी पारदर्शिता के साथ आपको विद्यालय आवंटित होगा और आप विज्ञप्ति जरूर देखें कि आपको किस तिथि को और किस टाइम स्लॉट पे आना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब कर बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।